जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे इकोनॉमिक्स के सीरीज का तीसरा वीडियो है और आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। आज हम लोग अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी को देखेंगे। तो आइए समझते हैं कि अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था में अंतर होता क्या है। अर्थशास्त्र बनाम अर्थव्यवस्था, इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो यहाँ एक शब्द है अर्थ। एक शब्द क्या है? अर्थ। तो यहाँ पर जो अर्थ है, यहाँ इसका संबंध धन से ना होकर आर्थिक गतिविधियों से होता है, यानी कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग यहाँ आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। यहाँ जो सिद्धांत है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ह्यूमैनिटीज एक सब्जेक्ट होता है जिसका संबंध मानव से होता है, मानवीय गतिविधियों से होता है। उसी प्रकार जैसे कि राजनीति होता है, राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करने वाला राजनीतिक शास्त्र होता है। वहीं पर समाज की गतिविधियाँ, परंपरा, रीति रिवाज, विकास, स्वरूप या प्रकार का अध्ययन करने वाला समाज शास्त्र होता है। उसी प्रकार जो हमारी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कराता है वो अर्थशास्त्र होता है। इसके अध्ययन के माध्यम से हम लोग कुछ सिद्धांत निकालते हैं, कुछ फार्मूला तैयार करते हैं और वही फार्मूला हमें अर्थशास्त्र नज़र आएगा। तो यहाँ पर हम लोग अर्थ के अंतर्गत यहाँ धन से न लेकर आर्थिक गतिविधियों को लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल को लेते हैं कि पहले भाषा बनी या व्याकरण बना, पहले संगीत बना या उसका व्याकरण आया। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स में एक सिद्धांत है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो कि न्यूटन महोदय ने खोज किया था। न्यूटन महोदय एक पेड़ के नीचे रहते हैं और अचानक सा सेब गिरता है उनके आजू बाजू। तो वो समझते हैं कि ये सेब क्यों गिरा है, उसको जानने का ये प्रयास करते हैं। क्या न्यूटन से पहले ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था? बट न्यूटन से पहले भी ग्रेविटेशनल फोर्स था, लेकिन किसी ने खोज नहीं किया था। यहाँ पर न्यूटन महोदय ने उसको ज्ञान के रूप में जाना और उसका शोध किया, खोज किया। तो फिजिक्स का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पहले से मौजूद था, लेकिन उसको ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं था, तो न्यूटन महोदय ने खोजा। उसी प्रकार जैसे कि कोई जो भाषा होती है उसका व्याकरण पहले से मौजूद था, भाषा भी थी, तो व्याकरण की खोज जिसने किया वो सिद्धांत के रूप में डेवलप होता चला गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिद्धांत हो गया, यानी कि अगर भाषा और व्याकरण की बात करें तो व्याकरण एक सिद्धांत है। तो ये समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा यहाँ की अर्थशास्त्र का क्या सिद्धांत होता है। जैसे कि समाज और प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें पहले से मौजूद होती है, बस उसको खोज करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसके सिद्धांत पहले से मौजूद है, उसके शोधकर्ता या खोजकर्ता को उसको खोजने का देर होता है। जैसे कि समाज में इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले से मौजूद होती है, बट हम लोग किस प्रकार से ये इकोनॉमिक एक्टिविटी फंक्शन करती है ये हमें जानकारी नहीं प्राप्त होती है। लेकिन इसके जो विचारक होते हैं इस पर विचार करते हैं और कुछ फार्मूला निकालते हैं, और जो फार्मूला निकलता है वो अर्थशास्त्र में शामिल कर लिया जाता है। जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डिमांड एंड सप्लाई में क्या होगा कि मान लिया कि चल एक केले का भाव लेते हैं कि एक आम दिनों में केले का भाव 50 रुपये का हुआ, ठीक है, लेकिन जैसे ही शिवरात्रि आई उसकी कीमत कितनी हो गई? 70 रुपये। देख रहे हैं? तो शिवरात्रि के दिन उन लोगों को मालूम है कि लोग फास्टिंग करते हैं, तो केले की डिमांड ज़्यादा है तो मूल्यों को बढ़ा दे। तो यहाँ पर मांग बढ़ने से वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। तो एक प्रकार का ये सिद्धांत हो गया और ये अर्थशास्त्र में शामिल हो गया। तो एक प्रकार से आप भी अर्थशास्त्री हैं, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है उस टाइप का कि मैं अर्थशास्त्री हूँ। तो ठीक है, क्योंकि आप आर्थिक गतिविधियों में शामिल हैं। तो देख रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई अर्थशास्त्र में शामिल हो गया यहाँ पर। तो ये हमारे समाज में पहले से मौजूद थी, बस उसका एक फार्मूला निकाला गया। समझ रहे हैं? तो जैसे नई नई जटिलताएं उत्पन्न होगी, जैसे समाज विकसित होगा, क्योंकि समाज गतिशील होता है, उसमें जीवित होता है, ये पत्थर की तरह नहीं होता है। तो इसमें नई नई जटिलताएं आएगी और नई नई डिमांड पैदा होगा, तो उसको सुलझाने के लिए नई नई थ्योरी आएंगी, नई नई संस्थाएं आएगी, नई नई नीतियाँ आएगी। तो ये चलता रहेगा। ठीक है, नए नए सिद्धांत आते जाएंगे और अर्थशास्त्र में शामिल होते चले जाएंगे। तो यह अर्थशास्त्र का छोटा सा परिचय हुआ। तो यहाँ पर जो शास्त्र है सिद्धांत के रूप में लेंगे। ठीक है, किसके सिद्धांत के रूप में? अर्थ के सिद्धांत में। और अर्थ का सिद्धांत यहाँ आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा रहेगा। तो इस तरह हम कहेंगे कि जो हमारी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कराता है वो क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा। मानव समाज की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कराने वाला विषय कौन सा होता है? अर्थशास्त्र होता है। जैसे कि एक हम लोगों ने मांग और पूर्ति का नियम, डिमांड एंड सप्लाई का नियम अभी थोड़ा देर पहले देखा।
तो ये इस तरह से देखेंगे कुछ सिद्धांत आएंगे और कुछ नए सिद्धांत और भी डेवलप होंगे, क्योंकि समाज डेवलप होता जाएगा और उसके सिद्धांतों को, उसके जो समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए फिर नए सिद्धांत आएंगे। तो इस तरह से चीज़ें डेवलप होती चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि मानव समाज की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन हम लोग इसी के अंतर्गत करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग थोड़ा सा समझे कि अर्थशास्त्र का एक छोटा सा परिचय लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसी के अंतर्गत, अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखेंगे कि यह अध्ययन, अर्थशास्त्र का अध्ययन, यह व्यक्ति, समाज एवं राज्य, देखिए जो अर्थशास्त्र होता है व्यक्ति के स्तर पर भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो व्यक्ति के स्तर पर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप समाज के रूप में भी हो सकता है, ठीक है, पूरा का पूरा समाज किसी कंपनी में काम कर रहा है, और राष्ट्र के स्तर पर भी हो सकता है अर्थशास्त्र। तो ये क्या करता है कि व्यक्ति, समाज एवं राज्य, और इस हमारे जो भी टेरिटरी होती है उसमें संसाधन मौजूद होते हैं, तो व्यक्ति, समाज एवं राज्य अपने संसाधनों का किस प्रकार इष्टतम उपयोग करें, यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें, ये हमें अर्थशास्त्र बताता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मैंने छोटा सा एक परिभाषा बताया, यानी कि जो आर्थिक गतिविधियाँ होती है व्यक्ति के स्तर पर भी होती है, समाज के स्तर पर भी होती है और राज्य के स्तर पर भी होती है, और तीनों स्तर पर हमारे पास जो भी संसाधन होते हैं उनका अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए, ये हमें अर्थशास्त्र बताता है कि इसका हम लोग अधिक से अधिक कैसे उपयोग कर सके, यानी कि संसाधनों का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि व्यक्ति, समुदाय और राज्य किस प्रकार से इसका इष्टतम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करे। ये रहा आपका अर्थशास्त्र की परिभाषा, ठीक है। अभी हम समझते हैं अर्थव्यवस्था होती क्या है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने अर्थशास्त्र का परिचय दिया। जो अर्थव्यवस्था होती है, ये जो अर्थव्यवस्था है यानी कि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी हमारे सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप में जो भी प्रयोग करता है वो क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसको थोड़ा सा माइंड में बैठा लीजिएगा, ठीक है। जो भी व्यवस्था करता है, यानी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप में जो भी प्रयोग करता है वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था हमारे सिलेबस का हिस्सा है, इकोनॉमिक्स हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अर्थशास्त्र जहाँ सिद्धांत है वहीं पर अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का जो व्यवहारिक रूप में प्रयोग करता है वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में यही अंतर है। जैसे कि एग्जाम्पल के लेकर चलते हैं, कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवाद का सिद्धांत दिया था। मार्क्सवाद एक सिद्धांत हुआ, और इसी मार्क्सवाद के सिद्धांत का उपयोग कर लेनिन ने जो क्रांति की और नई राज्य व्यवस्था स्थापित की वो साम्यवादी क्रांति थी। तो यहाँ पर क्या किया, मार्क्सवाद के सिद्धांतों का प्रयोग करके साम्यवादी क्रांति की लेनिन ने। तो यहाँ पर मार्क्सवाद यहाँ पर सिद्धांत हो गया, यानी कि मार्क्सवाद यहाँ पर इकोनॉमिक्स हो गया, वहीं पर जो लेनिनवाद हुआ वहीं पर इकोनॉमी हो गया। इसको तुलना करके देखेंगे, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में यही अंतर है। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि मार्क्स के सिद्धांतों का प्रयोग करके लेनिन ने साम्यवाद दिया, तो मार्क्सवाद और साम्यवाद में वही अंतर है जो कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर है। मार्क्सवाद सिद्धांत हुआ और इकोनॉमी उसका व्यवहारिक रूप हुआ, यानी कि जो साम्यवाद है उसका व्यवहारिक रूप हुआ। जो अंत में मार्क्सवाद और साम्यवाद में वो अंतर होगा वहीं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर है। इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसी इकोनॉमिक्स का प्रयोग करके, इसी इकोनॉमिक्स का प्रयोग करके जो सरकार होती है नई नई नीतियाँ बनाती है। जो सरकार है नई नई नीतियाँ बनाती है और वही नीतियाँ हमारे सामने इकोनॉमी के रूप में नज़र आती है। तो जो सरकार नीतियाँ बनाती है किसके आधार पर, इकोनॉमिक्स के आधार पर, और जो नीतियाँ हमें दिखाई देती है वो क्या कहलाती है, इकोनॉमी होती है। यानी कि नीतियाँ किस आधार पर बनाई जा रही है, इकोनॉमिक्स के आधार पर बनाई जा रही है, सिद्धांत के आधार पर बनाई जा रही है, और जो नीतियाँ बनकर हमारे सामने आ रही है वो इकोनॉमी कहलाती है। जैसे उद्योगों के लिए कुछ नीतियां बनाना है, उद्योगों के लिए कुछ नीतियां बनाना है तो यहाँ अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग करेंगे। बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ नीतियां बनाना है तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मान लिया हमारा आयात बढ़ गया, ये वो आयात बढ़ गया, उसको कम करेंगे, किस आधार पर, इकोनॉमिक्स के आधार पर करेंगे। तो जो चीज़ें बनकर हमारे सामने आती है वो इकोनॉमी कहलाती है, और जिस सिद्धांत का उपयोग करते हैं हम लोग उस सिद्धांत को हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं।
यही है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर। जब हम इन सिद्धांतों को लागू करते हैं और लागू करने के बाद जो स्वरूप उभरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। आयात निर्यात, रोजगार, मुद्रा का अवमूल्यन, ये सारी चीज़ें, इन सब पर जो नीतियाँ बनाई जाती है ये अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर बनाई जाती है। मान लिया कि आयात निर्यात पर कुछ नीतियाँ बनानी है, रोजगार पर नीतियाँ बनानी है, मुद्रा के अवमूल्यन पर नीतियाँ बनानी है, तो किसके सिद्धांतों का उपयोग करेंगे, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग करेंगे। और ठीक है, और इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के रूप में हमें दिखाई देगा। यही अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो अर्थव्यवस्था होती है सामुदायिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर की अर्थव्यवस्था हो सकती है। जो अर्थव्यवस्था होती है सामुदायिक स्तर, क्षेत्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर और वैश्विक स्तर की अर्थव्यवस्था हो सकती है, जैसे कि कृषि अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो लेकिन ये जो अर्थशास्त्र होता है इस प्रकार का डिवीजन इसमें नहीं दिखाई देगा, हमें विभाजन हमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि जैसे कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारी विविधता पाई जाती है, इसमें उस प्रकार की विविधता नहीं पाई जाती है। जैसे हमने बताया ना, अर्थव्यवस्था में विविधता है कि कृषि अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है, विकसित देशों की, अब विकसित देशों की अर्थव्यवस्था है, लेकिन अर्थशास्त्र में इस तरह का नहीं दिखाई देगा। अर्थशास्त्र का क्षेत्र अर्थव्यवस्था की तुलना में बहुत ज़्यादा व्यापक होता है। हम कहते हैं कि कृषि के सिद्धांत हो सकते हैं लेकिन कृषि का अर्थशास्त्र नहीं हो सकता। कृषि के सिद्धांत हो सकते हैं लेकिन कृषि का अर्थशास्त्र नहीं हो सकता। तो इस तरह हम देखेंगे कि जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र होता है अर्थव्यवस्था की तुलना में बहुत व्यापक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि मार्क्सवाद है, ठीक है, ये सिद्धांत हो गया। ठीक है, मार्क्सवाद सिद्धांत होगा और इसी का उपयोग करके लेनिन ने और माओ ने अपने अपने सिद्धांत दिए, माओवादी और लेनिनवादी। तो जो अर्थशास्त्र होता है ये थोड़ा ये भी स्वरूप में बदलाव करता है लेकिन इसकी तुलना में अस्थायी होता है। अर्थशास्त्र अस्थायी होता है अर्थव्यवस्था की तुलना में, इसको ध्यान रखिएगा। अर्थव्यवस्था अस्थायी होती है। मान लिया कि अभी कृषि अर्थव्यवस्था है, ठीक है, मान के चलते हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था है, ये आगे चल के औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल सकती है। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था है, आगे चल के ये क्या हो सकती है, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था हो सकती है। लेकिन जो अर्थशास्त्र होता है अस्थायी होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये भारत में हो, इंग्लैंड में हो, कहीं भी हो, ये सभी जगह एक समान होता है क्योंकि ये सिद्धांत है। ठीक है, ये सिद्धांत है। तो अर्थशास्त्र क्या होता है, अस्थायी होता है, जबकि अर्थव्यवस्था अस्थायी होता है। और ये जो अर्थशास्त्र होता है ये अर्थव्यवस्था के तुलना में व्यापक शब्द होता है, व्यापक होता है यानी कि बड़ा होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये अर्थव्यवस्था जो होती है इसके तुलना में ये छोटा होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की तुलना में थोड़ा सा छोटा टर्म है। अर्थव्यवस्था में विविधता पाई जाती है, इसमें विविधता नहीं पाई जाती है क्योंकि यह सिद्धांत होता है। हाँ, सिद्धांतों में अलग अलग जो अलग अलग विचारक हैं अपने अपने सिद्धांत दे सकते हैं, अपने अपने मत दे सकते हैं, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, लेकिन मेन सिद्धांत क्या है, मार्क्सवाद ही है। तो ये सिद्धांत होता है और इसका ये अर्थव्यवस्था क्या होता है, व्यवहारिक रूप होता है। हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन मैं आपके मस्तिष्क में चीज़ों को क्लियरिटी, स्पष्टता लाने के लिए इन दोनों में अंतर बताया। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो हम लोगों ने अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर समझा, इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। आगे चल के हम लोग इसमें थोड़ा सा एलोबरेट फॉर्म में आगे बढ़ते हुए देखेंगे। ठीक है, तो आज भर इतना ही रखते हैं। आपके सभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।